वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ब्लडी बैगर फिल्म की स्टोरी, जो कि 2024 की एक तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। और यकीन मानिए ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है बोस नाम के एक्टर के राजमहल जैसे घर से, जहां बोस के भाई का बेटा शुभम अपने डैड को कॉल पे बताता है कि डैड, अंकल के बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कल रात उन्होंने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया था और बाहर से वॉशरूम की लाइट भी ऑफ कर दी थी। मैं रात भर अंधेरे में डरता रहा। वो तो सुबह नौकरों ने दरवाजा आकर खोल दिया, तब जाकर मैं बाहर निकला। उन बच्चों ने तो ये भी कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊं, वरना वो मुझे ऐसे टॉर्चर करते रहेंगे। इस पे शुभम के डैड कहते हैं कि बेटा, तुम्हें उनकी शिकायत बड़े पापा से करनी चाहिए। शुभम रोते हुए कहता है कि मैंने की थी तो उन्होंने अपने बच्चों की खूब पिटाई लगाई और अब उनके बच्चे मुझसे और भी ज्यादा नाराज हैं। पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। प्लीज डैड, मुझे यहाँ से लेकर चले जाइए। तो शुभम के डैड कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आकर तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। अब जैसे ही शुभम कॉल कट करता है तो वैसे उसके कजन्स उसके लिए केक लेकर आते हैं। तो दोस्तों, बॉस के 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी मंदाकिनी और बड़ा बेटा रुद्रा, छोटी बेटी राधा और छोटा बेटा कुबेर। आज शुभम का 7th बर्थडे था, इसलिए ये चारों बहुत ही शरीफ बनकर शुभम के लिए केक लेकर आए होते हैं। वो बहला फुसलाकर शुभम को अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहते हैं और फिर बर्थडे बम के बहाने उसकी पिटाई करने लगते हैं। स्टार्ट तो वो हंसी मजाक से करते हैं, मगर आखिर में पीट पीट कर शुभम की जान ले लेते हैं दोस्तों। मारते नहीं है उसको। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। एक भिखारी रोड पे एक आदमी को अपनी कार में पिज्जा खाते हुए देखता है और उसका भी मन पिज्जा खाने का करने लग जाता है। वो लालच भरी नजरों से उस पिज्जा को देखता है। उसके मुंह में तो पानी आ रहा था, पर फिर वो उदास होकर अपना भीख मांगने का काम शुरू कर देता है। भिखारी अपाइज है तो वो ऑटो वाले से भीख मांगता है। ऑटो वाला कहता है कि अब है, सुबह से मेरी बॉडी नहीं हुई है और मैं तुझे पैसे दूं, निकल यहाँ से। भिखारी कहता है कि सोचो, अगर मेरे पास भी तुम्हारी तरह पैर होते तो मैं भीख मांगता क्या? नहीं ना, मैं भी तो ऑटो चला पाता। इससे दोस्तों ऑटो वाला इमोशनल हो जाता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। मगर फिर वो जो देखता है ना, उसको देखकर बिल्कुल हैरान ही हो जाता है, क्योंकि पास ही से किसी की मैयत गुजर रही थी। मौत शायद किसी बूढ़े की होगी, इसलिए लोग डांस करते हुए उसे शमशान लेकर जा रहे होते हैं। तो वहां जाकर वो भिखारी अपने पैरों पे खड़ा होकर मस्त डांस करने में लग जाता है। और शाम को जब ये भिखारी अपना भीख मांगने का काम खत्म करके घर जा रहा होता है ना, तो जैक नाम का एक बच्चा उसके पास आता है और भिखारी की थाली से खन खन की आवाज को सुनकर कहता है कि वाह, लगता है आज तुम्हारी अच्छी कमाई हो गई है, एक मुझको दे दो ना। मैंने दिन भर ट्रैफिक सिग्नल पे आवाज लगाकर किताबें और पेन बेचने की कोशिश की, मगर कोई नहीं आया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम पैसे कमा कैसे लेते हो। भिखारी भी कहता है कि अबे, भीख मांगना भी तो एक आर्ट है, ये सबको नहीं आती। इसके बाद जैक भिखारी से कहता है कि मैं अपने लिए दाल चावल लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? भिखारी मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में एक पिज्जा डिलीवरी गाय लोकेशन पर पहुंचता है और अपने कस्टमर को कॉल करता है, मगर कॉल पिकअप नहीं किया जा रहा था। तभी उसे एक भिखारी अपनी झोपड़ी से आवाज लगाता है कि इधर आजा भाई। पिज्जा डिलीवरी वाला हैरान हो जाता है कि भिखारी होकर इसने पिज्जा ऑर्डर करने को मंगवाया, और ये फोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि ये अपने फोन पे टिकटॉक वीडियो बना रहा है। डिलीवरी बॉय की तो दोस्तों खुली की खुली रह जाती है। तो दोस्तों, दिन भर झूठ सच कहकर इस भिखारी ने भीख मांगी और उन पैसों से पिज्जा खरीद कर ले लिया। ये देखकर तो जैक को बड़ा अजीब लगता है कि मैं मेहनत करके दिन के दाल चावल का पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ और ये भिखारी पिज्जा एंजॉय कर रहा है। मांगने पर वो एक भी बाइट जैक को नहीं देता दोस्तों। अगले दिन की बात है, भिखारी भगवान से प्रार्थना करता है कि लोगों को मेहनत करने की शक्ति देना ऊपर वाले, ताकि वो पैसा कमा सके और मैं उनसे भीख मांग कर पैसा कमा लूं। इसके बाद वो अपने चेहरे पे कोयले का चूरा वगैरह लगाकर काम पे जाने की तैयारी करता है। काम कौन सा? भीख मांगने का। ये देखकर भिखारी का पड़ोसी चिढ़ जाता है और अपने बेटे से कहता है कि देखो, ये भिखारी तैयारी तो ऐसे कर रहा है जैसे कि किसी बड़े एग्जाम में जा रहा हो या किसी ऑफिस के लिए जा रहा हो। देखो बेटा, मैं जब 12 साल का था तब से मैंने जी जान लगाकर मेहनत की और आज देखो मेरे पास घर है, बीवी है, बच्चे हैं। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेज पा रहा हूँ। कितनी आराम की जिंदगी है हमारी, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना ताकि इस भिखारी की तरह तुम्हारी जिंदगी ना हो और किसी और के आगे कभी हाथ ना फैलाने पड़े। इससे भिखारी हो जाता है ऑफेंड दोस्तों और कहता है कि पूरी जिंदगी मेहनत करके तुमने उखाड़ क्या ले बताओ, हो तो तुम एक भिखारी के पड़ोसी ही ना। क्या बात कह दी इसने। इसके बाद भिखारी अपने भीख मांगने वाले अड्डे पे जाकर आराम से सेट लगा जाता है। तो कुछ ही दूरी पर मजदूर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम इस भिखारी को समझा समझा कर थक गए कि भीख मांगना छोड़ दो, हमारे साथ मजदूरी करके चलो, मगर यह है कि हमारी बात को सुनता ही नहीं। इस पर भिखारी एक ऐसा लॉजिक देता है जिससे कि सभी का खून खौल जाता है। तो दोस्तों, भिखारी का तर्क यह है कि तुम सब यहाँ चौराहे पे खड़े होकर लोगों से काम की भीख मांग रहे हो। तुम लोग दिन भर जी तोड़ मेहनत करोगे तो शाम को जाकर तुम्हें पैसे मिलेंगे, और मैं डायरेक्टली ही भीख मांग कर पैसे मांग रहा हूँ। बोलो, हम में से कौन समझदार हुआ? मैं ना?
फिर रात में भिखारी और जैक दोनों साथ में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ भिखारी अपने पैसों से ही जैक को आइसक्रीम खिला देता है। इसके बाद वो कहता है कि फिल्म देखना है तो अपने 10 रुपए की टिकट तुम्हें खुद खरीदनी होगी। मगर जैक फिल्म देखने जैसी फालतू चीज के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। भिखारी पहले तो जैक को खूब सुनाता है कि जब तुम छोटे थे तो कचरे में से मैंने तुम्हें उठाया, तुम्हें भूख लगी तो खाना खिलाया, कपड़े की जरूरत पड़ी तो तुम्हें दिया, और जब तुम बड़े हो गए और बाकी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर रोने लगे तो मैंने तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया, और अब जब तुम बड़े हो गए हो तो मुझे ही सही गलत का पाठ पढ़ा रहे हो क्या? ठीक है, फिर तुम रहो सही गलत के भरोसे, मैं तो चला फिल्म देखने। इसके बाद भिखारी अकेले ही फिल्म देखने के लिए चला जाता है और थिएटर के बाहर जैक बड़ा परेशान होकर भगवान से बात करने लगता है कि मैं तो सारी चीजें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी भगवान आप मेरी कमाई नहीं करवाते। और वो लोगों से झूठ सच बोलकर चूना लगाकर पैसा कमा लेता है। ये कहाँ का इंसाफ है भगवान? कोई दिन ऐसा भी तो लेकर आ जाए भगवान कि मैं दाल चावल खाऊं और उसके पास पैसे ना हो तो वो लालच भरी नजरों से मेरे दाल चावल की ओर देखे। प्लीज भगवान ऐसा कुछ करो। और अगले ही दिन भिखारी का नसीब खराब हो जाता है। जैक देखता है कि भिखारी को सिर्फ 1 रुपए भीख मिले हैं, तो जैक कहता है कि वाह भगवान, आपने इतनी जल्दी सुन ली क्या मेरी? अब मजा आएगा ना। फिर वो भिखारी से कहता है कि मैं तो दाल चावल खरीदने जा रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? मगर भिखारी कहता है कि दाल चावल ना, मैं भूखा ही रह लूंगा। फिर जैक जाने लगता है और दीवार से छिपकर जो नजारा देखता है ना, उससे तो जैक का भगवान पर से भरोसा ही उठ जाता है, क्योंकि भिखारी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें बैठा आदमी कहता है, आज मेरा बॉस का देहांत का 16वां दिन है, आज हमें 25 भूखे लोगों का पेट भरना है, एक आदमी कम हो रहा है तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? दोस्तों, ये सुनते भिखारी पहले मेन्यू पूछ लेता है। वो लजीज लजीज खाने का नाम बताता है तो तुरंत ही भिखारी उनकी गाड़ी में बैठकर भोज खाने के लिए चला जाता है और जैक अपना इत्तू सा मुंह लेकर दाल चावल खाने को जाता है। तो वहां पर पहुंचकर भिखारी देखता है कि ये तो किसी राजमहल से कम नहीं है। हालांकि सारे भिखारियों को राजमहल से दूर गार्डन में ही खाना खिलाया जाना था, मगर भिखारी मन में सोचता है कि काश ऐसे घर में रहने का नसीब मेरा भी हो जाता। इसके बाद सारे भूखे लोगों को भरपेट टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया जाता है और उनसे ये भी कहा जाता है कि हमारे बॉस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो खाना खाने के बाद जहां सारे लोग अपने घर को वापस जाते हैं, वहीं भिखारी महल के अंदर घुस जाता है, ये देखने के लिए कि महल बाहर से जब इतना सुंदर है तो अंदर से कैसा दिखता होगा। तभी जैक टेलीफोन बूथ से भिखारी के फोन पे कॉल करता है और उससे भी भिखारी सारी सारी बात बताता है। जैक अब हो जाता है काफी परेशान और वो उसे वापस घर आने को कहता है कि अरे तुम्हें किसी ने वहां पर देख लिया तो तुम्हें चोर समझकर मारेंगे पीटेंगे वो। मगर भिखारी इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं था। वो पूरे घर का चक्कर लगाता है और वहां के शानो शौकत के बारे में जैक को फोन पर सारी बातें बताता है। कहता है कि यहाँ पे तो इतनी सीढ़ियां हैं कि गिनने में ही पूरा हफ्ता निकल जाएगा। एक बड़ी सी फिश टैंक है जिसमें सिर्फ एक ही छोटी सी मछली जो इधर से उधर घूम रही है वो है। तभी उसकी नजर घर पे तारा नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर भिखारी थोड़ा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर सारे गेट लॉक्ड होते हैं। इसीलिए जैक के कहने पे भिखारी ऊपर वाले माले पे जाता है ताकि वहां पर कोई बालकनी वगैरह होगी तो वहां से भाग जाए। मगर तभी भिखारी की नजर हरी नाम के एक और आदमी पे पड़ती है। वो जहां बैठा होता है ना, वहीं तारा आकर कॉफी पीने लग जाती है। तो हरी गुस्से में कहता है कि ये घर इतना बड़ा है फिर भी तुम मुझसे इतना चिपक के क्यों रहती हो? चैन से एक जगह पर बैठने क्यों नहीं देती? तुम दोनों ने ना मेरी मिलकर लाइफ खराब कर दी है। देखना मैं तुम्हें अब जिंदा दफना दूंगा जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा तो। मगर तारा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिससे भिखारी को लगता है कि ये लगता है वाइफ हस्बैंड का झगड़ा है। लगता है वाइफ ने किसी आदमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट किया है, इसलिए हस्बैंड इतने गुस्से में है। तभी फोन पे जैक कहता है कि अरे हमें इससे क्या, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मगर भिखारी कहता है कि ना मुन्ना ना, मैं इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ये दोनों मियाँ बीवी तो आपस में झगड़े में बिजी हैं और ये तो मुझे नोटिस करने वाले हैं नहीं। मैं तो 2-3 दिन यहीं पर गुजार कर ही आऊंगा। और ये कहने के बाद भिखारी फोन काट देता है। इसके बाद वो पूरा राजमहल घूमने की यात्रा पे निकल जाता है और जगह जगह पे जो भी खाने की चीजें उसको दिखती हैं उनसे मस्त ऐश करता है। वो जिंदगी में पहली बार बाथटब में नहाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और मखमल से भी कोमल बिस्तर पे सो जाता है। दोस्तों, अपने मतलब पूरे सपने साकार कर लेता है और यहाँ तक कि सपने में उसे अपनी वाइफ कनी के साथ बिताए हुए मनुष्य पल भी याद आते हैं। जब दोनों फुटपाथ में लेटे हुए थे और भिखारी को नींद आ रही थी, कनी उससे ये पूछ रही थी कि आज तुमने कितना बोरी उठाया? वो बताता है कि 258 बोरियां। ये सुनकर कनी कहती है कि तुम्हारी पीठ पर दर्द हो रहा होगा ना, चलो घूमो, मैं तुम्हारी पीठ दबा देती हूँ। तब भिखारी कहता है कि लोग ना झूठ कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। इतने सालों से हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर अभी तक हम फुटपाथ पे ही सो रहे हैं, बताओ। यानी कि दोस्तों, भिखारी हमेशा से भिखारी नहीं था,
वो भी मेहनत किया करता था और उसकी वाइफ भी थी जिसे उसने बहुत पहले वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा घर गिफ्ट करूंगा जिसमें हम साथ साथ रहेंगे, मगर लगता है वो वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों रात के 3 बजे भिखारी की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि हरी स्टोर रूम के दरवाजे से झांक कर अंदर कुछ देख रहा है और फिर गुस्से में वहां से जा भी रहा है। तो भिखारी को चुल मचती है कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है। वो भी झांक कर देखता है तो डर जाता है क्योंकि तारा हरी की लाश को काट रही थी। और तभी अचानक भिखारी को हरी का भूत अपने सामने दिखाई दे जाता है जिससे वो डर कर चिल्ला देता है और चीखें सुनकर तारा भी दरवाजा खोल देती है। भिखारी को देखकर तो वो भी डर जाती है। अब भिखारी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है और सीढ़ी से गिरकर हो जाता है बेहोश। जब वो होश में आता है तो वहां पर एक मोटा सा लॉयर होता है जिसे सारी बात तारा बता रही थी। लॉयर भिखारी का फोन चेक करता है और समझ जाता है कि कल ये भिखारी जरूर खाना खाने आया होगा और वापस यहाँ से नहीं गया। लॉयर नोटिस करता है कि भिखारी होश में आ गया है मगर मरे हुए होने की वो एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए वो कुल्हाड़ी लाकर भिखारी को काटने की एक्टिंग करता है। तो भिखारी तो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है दोस्तों। तब लॉयर कहता है कि अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें और तुम पुलिस के सामने जाकर बक दो तो हमारी तो लंका लग जाएगी यार। भिखारी कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला, आप बस मेरी जान बख्श दो। लॉयर कहता है ठीक है, इसके बदले तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। तो वो हाँ कर देता है। अच्छा तो तुम्हें किसी की नकल करनी होगी। अब इससे तारा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे कर पाएगा, अरे मैंने तुम्हें किसी प्रोफेशनल एक्टर को लाने के लिए कहा था। लॉयर कहता है कि मैं तो वही ढूंढने गया था मेरी माँ, मगर फिर तुमने कॉल करके मुझे यहाँ बुला लिया और वो लोग 2 घंटे में आने भी वाले हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इस भिखारी से एक्टिंग करवानी होगी। वैसे भी आजकल भिखारी एक्टिंग में तो एक्सपर्ट होता ही है। इसके बाद भिखारी को लॉयर सारी बात बताता है कि ये महल ग्रेट एक्टर बोस का है जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई है। उनकी एक बेटी मंदाकिनी है और साथ ही एक नाजायज औलाद भी है। बोस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बांटने की विल बनाई थी। अब 2 घंटे में मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ आने वाली है। वो चेक करेगी कि तुम ही असली नाजायज औलाद हो या नहीं। भिखारी घबराते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये पूछना है कि पीछे जो आदमी बैठा हुआ है क्या वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तभी लॉयर कहता है कि अरे तुम तो एक्टिंग के बादशाह हो कसम से। मगर उसे क्या पता था कि भिखारी एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसे तो सच में हरी का भूत दिखाई दे रहा है। अब लॉयर और तारा मिलकर जल्दी से भिखारी का मेकओवर कर देते हैं, पर भिखारी के गले में काला धागा होता है जिसमें 2-4 घुंघरू होते हैं। भिखारी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता। अगले सीन में मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ एक तरफ बैठी होती है और दूसरी तरफ लॉयर के साथ भिखारी नाजायज औलाद बनकर बैठा होता है दोस्तों। अब तारा ने भिखारी के कान में एक छोटा सा ईयरफोन लगाया होता है जिसकी मदद से वो भिखारी से कैसे एक्ट करना है वो गाइड कर रही होती है। लॉयर मंदाकिनी को बताता है कि ये आपके डैड की नाजायज औलाद है जिसे बोस बाबू ने 50 साल की उम्र में पैदा किया था और पैदा होते ही एक ऑर्फनेज में डाल दिया था। मगर दोस्तों मंदाकिनी बहुत ही चतुर औरत है। वो अपने साथ 2-4 बच्चों की ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आई थी, जिसको देखते ही वो भिखारी से कहती है कि देखो देखो तुम पहले कभी मिले नहीं हो, इसलिए हमें नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मगर हाँ, जब तुम छोटे थे तो तुमने अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई थी। अब तुम बताओगे कि चारों फोटो में से तुम्हारी बचपन की फोटो कौन सी है। तभी हरी कहता है कि अरे अरे ये तो मेरी बचपन की फोटो है, जिससे भिखारी अंदाजा लगा लेता है कि कौन सी फोटो हो सकती है और वो बिल्कुल सही फोटो पे हाथ रख देता है। जिसके बाद मंदाकिनी कहती है कि ठीक है वरुण, तुम पेपर्स पे साइन कर दो, मैं आखिरी बार घर देख कर आ जाती हूँ। उसके जाने के बाद हरी का भूत बिल्कुल पागल हो जाता है और वो वरुण से कहता है कि अरे पागल आदमी, साइन मत करो, ये लॉयर बहुत ही चालू चीज है। ये आदमी नाजायज औलाद नहीं है, इसे तो इन्होंने जबरदस्ती नाटक करने पे मजबूर किया है। मगर वरुण को कहाँ दोस्तों, भूत की आवाज थोड़ी ना आने वाली थी। तब हरी का भूत भिखारी के पास जाता है और कहता है कि तुम गलत का साथ कैसे दे सकते हो। वरुण इस घर में पला बढ़ा है, उसके सेंटिमेंट इस घर से जुड़े हुए होंगे। मगर भिखारी उसकी बातों को फुल इग्नोर कर जाता है। तब हरी कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं भूत आखिर कैसे बना। तो सुनो, इन्होंने मुझे भी सारी कहानी सुनाई थी और 20 लाख का लालच दिया था ये नाटक करने के लिए। इसके बाद ये दोनों मिलकर मुझे इस महल में लेकर आए और मेरा मेकओवर किया, मुझे सुला दिया। इसके बाद तारा लॉयर के पास गई और उससे कहने लगी कि सुनो, पहले जब आपने अपना प्लान बताया था कि हम ओरिजिनल नाजायज औलाद के पास जाएंगे और उसे यकीन दिलाएंगे कि वो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि हम तो पैसों के बदले उससे एक्टिंग करवा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल होके भी एक्टिंग करेगा और आसानी से पेपर्स पे साइन करने के लिए मान भी जाएगा और फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी इससे। तो जब तुमने ये बातें मुझे बताई तो मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगा, मगर ये चोमू हरी, ये तो सच में हमारी बात में आ गया। जहां ये बैठे बैठे करोड़ों का मालिक बन सकता था, इसने तो सिर्फ 20 लाख में ही बात मान ली। हरी आगे कहता है कि उसी वक्त मुझे हिचकी आ गई, जिससे तारा और लॉयर का ध्यान मेरे पे आ गया। वो समझ गए कि मैंने सब कुछ सुन लिया है
इसीलिए उन्होंने मुझे उसी रात पकड़कर मार डाला। तो सोचो, जब इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया तो क्या गारंटी है कि काम खत्म होने के बाद ये तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, बताओ। अब ये सारी बातें सुनकर तो दोस्तों भिखारी के कान खड़े हो जाते हैं और वो मंदाकिनी के आगे सारी सच्चाई बक देता है कि मैं तो मामूली सा भिखारी था मैडम, इन्होंने मुझे पकड़कर नाजायज औलाद बना दिया, प्लीज मुझे बचा लो। और ये सुनकर तो मंदाकिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लॉयर और तारा को सुनाती है कि तो ये नमूना उठाकर लेकर आए हो तुम लोग, वो तो अच्छा हुआ कि मैं पहले आ गए टेस्ट करने के लिए, अगर ये सबके सामने अपना मुंह खोल देता तो। लो भैया, अब यहाँ पे दोस्तों एक और ट्विस्ट आ गया कि तारा ही मंदाकिनी की बेटी है। बोस के तो 4 बच्चे हैं और सब शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं। वो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं भिखारी को मिलने के लिए, यानी कि नाजायज औलाद को मिलने के लिए। और ये भिखारी है कि इसने तो अपना सारा मुंह खोल दिया। तो अब सारे मिलकर भिखारी को धमकाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब जो आने वाले लोग हैं उनके सामने तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तो दोस्तों चलिए बोस बाबू के बाकी बच्चों से भी थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। बोस बाबू की सबसे बड़ी बेटी मंदाकिनी है जो कि विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं, वरुण और तारा, जिनसे अभी आप मिल चुके हैं और आपने देख लिया है कि वो कैसे हैं। इसके बाद है रुद्रा, जिसकी बीवी है ही नहीं, और इसकी बेटी है वासु और बेटा है विक्रम। वासु बहुत ही काइंड हार्टेड है दोस्तों। इसके बाद राधा नाम की बेटी है जिसका हस्बैंड है, उसका नाम है सुनील, और इनका बेटा भी है वसन, जो कि हमेशा से बोस बाबू की तरह ग्रेट एक्टर बनना चाहता है। उसे वैसे किसी फिल्म में कास्ट तो नहीं किया गया, मगर वो अपने नाना के किए गए रोल से काफी ऑब्सेस्ड है और इसी तरह वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। यही नहीं, वो अपने नाना की एक्टिंग से बहुत प्यार करता था और उनकी फिल्मी कैरेक्टर को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। फिलहाल वो अंधा बनकर आया हुआ है, मतलब अंधे बनने की एक्टिंग कर रहा है। फिर है छोटा बेटा कुबेर, जिसकी थोड़ी मोटी वाइफ है दिव्या और बेटा है छोटू। इसके अलावा कुबेर की सेकंड वाइफ भी है जिसे वो प्यार से बेबे माँ कहता है। बेबी माँ बहुत ही यंग और प्रीटी है दोस्तों। तो यहाँ पर खत्म होता है फैमिली इंट्रोडक्शन और जब सारे लोग आ जाते हैं तो लॉयर बॉस बाबू के ट्विन ब्रदर को कॉल करके कहता है अपने भाई साहब चाहते थे कि जब विल पढ़ा जाए तो आप भी वहां पर मौजूद हो, मगर वो कुछ जवाब नहीं देते और कॉल कट कर देते हैं। तब लॉयर बॉस बाबू के बच्चों को विल पढ़कर सुनाता है। बॉस बाबू की 300 करोड़ की वेल्थ है, जिसमें से उन्होंने मंदाकिनी को 12 लाख, रुद्रा को 15 लाख, कुबेर को 25 लाख, राधा को 13 लाख देने की बात कही है और बाकी के 299 करोड़ अपने नाजायज बेटे को देने की बात कही है। इससे बोस बाबू के सभी बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं और भिखारी को उस रूम से बाहर भेजकर लॉयर से खूब बहस करते हैं कि वो नाजायज बेटे को इतनी रकम कैसे दे सकते हैं। जिस पे लॉयर कहता है कि इसमें देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपके डैड की विल है, उन्होंने ही बनाई है। अगर आप लोग मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं आप लोगों पे केस कर सकता हूँ, समझ लीजिए मेरी बात को। तो इस पे मंदाकिनी और उसका बेटा लॉयर की साइड लेते हुए कहते हैं कि बेकार के कोर्ट केस में क्यों फंसना, हम लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है उससे ही संतोष कर लेना। पर बाकी के लोग इस बात पे एग्री नहीं होते और लॉयर से कहते हैं कि देखो जो बन पड़ता है करो, चाहो तो हमें अपनी जायदाद में से कुछ देना पड़े, तुम केस करो, कैसे भी करके ये नाजायज औलाद वाला झमेला ही खत्म कर दो। तब लॉयर 10% की मांग रखता है और लोग थोड़ी बहस के बाद उसकी बात को मान लेते हैं। तो तब जल्दी से भिखारी के पास जाता है लॉयर और कहता है कि उन लोगों ने मुझे तुम्हें मारने को कहा है, देखो मैं तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम मरने की एक्टिंग करना, और फिर 10 मिनट के बाद मैं तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर डाल दूंगा, वहां से तुम भाग जाना। जिसके लिए भिखारी तो मान जाता है दोस्तों, मगर जब सारे लोग आते हैं ना तो उनके सामने लॉयर पीछे से अपनी बेल्ट उठाकर भिखारी के गले को कसने लग जाता है। थोड़ी देर तो भिखारी एक्टिंग करता है मगर फिर उसे सच में दर्द हो जाता है। तो वो लॉयर से धीरे से कहता है कि अरे आपने तो एक्टिंग करने को कहा था, मगर मुझे तो सच में दर्द हो रहा है। तो लॉयर जवाब देता है कि अबे बेवकूफ, तुझे क्या लगता है अगर मैं मारने के इंटेंशन से तुम्हारे पास आता तो तू भाग नहीं जाता क्या? शांति से तुझे मार पाऊं इसलिए मैंने तुझसे झूठ कहा। और ये सुनकर भिखारी बहुत ही ठगा हुआ महसूस करता है। तब हरि का भूत भिखारी को मोटिवेट करता है कि तुम भी मेरी तरह मर नहीं सकते, पास में रखी कोई चीज उठाओ और दे मारो इस मोटे गेंडे के सर पर। भिखारी ऐसा ही करता है और लॉयर के सर पे मार कर दूसरे रूम में भाग जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। मगर पीछे बढ़ते हुए वो गलती से वसंत से टकरा जाता है, जो कि अभी भी अपने अंधे वाले कैरेक्टर में है दोस्तों। वो अपनी लाठी ढूंढने लग जाता है। अब लॉयर कहता है कि आप सबने देख ही लिया कि वो कितना खतरनाक है, अगर अब आप लोग चाहते हो कि मैं उसे मारूं तो आप लोगों को मेरी परसेंटेज बढ़ाकर 15% करनी होगी। तभी वसंत का अलार्म बज जाता है। अब उसका दूसरा कैरेक्टर में जाने का टाइम हो गया है। वो कहता है कि जब बात 15% की है तो क्यों ना मैं इसको मार दूं। फिर वसंत अचानक अपने सारे कपड़े वपड़े फाड़ कर मोगली के कैरेक्टर में आ जाता है और भिखारी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। दोनों चूहे बिल्ली की तरह भागते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है
कि दोस्तों भिखारी के सीने पे चढ़कर वसन उसको दांत काटता है तो बाकी लोग आकर उसको हटाते हैं, क्योंकि अब बात ये आ गई थी कि जो भी उस नाजायज औलाद को मारेगा उसे 15% दिया जाएगा। इसीलिए अब भिखारी के सभी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और अब इन सभी में भिखारी का सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है हरी, जो कि भूत बन चुका है, जो हर बार उसे बचाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर मंदाकिनी का बेटा अकेले में लॉयर का गला दबोच लेता है और कहता है कि लालची लॉयर, तूने हमसे पहले हाथ मिलाया था ना, हम तो तुझे अच्छे पैसे भी दे रहे थे, फिर तेरा ईमान कैसे डोल गया और तूने बस हमें धोखा देने की कोशिश की है। तुझे पता है ना मेरा बिजनेस फेल हो गया था, उसकी वजह से मुझ पे 70 करोड़ का कर्ज है, अब मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा है। जिस पे मंदाकिनी कहती है कि नहीं बेटा, हम लॉयर के शेयर में से पैसे ले लेंगे और अगर इसने कोई नोक झोंक की तो हरी के कत्ल में इस लॉयर को फंसा देंगे। लॉयर भी इनसे माफी मांगता है और अब इनकी बात मानने को तैयार हो जाता है और मंदाकिनी के बेटे वरुण के साथ मिलकर भिखारी को मारने के लिए जाता है। वहीं भिखारी छुपते छुपते वासु के कमरे में चला जाता है। वासु, जो कि दिल की बहुत ही अच्छी है, वो भिखारी की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो पहले तो भिखारी को सारी बात बताती है कि 15% पानी की वजह से सभी तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं और उन्होंने तो बाहर कुत्ते भी खोल के रखे हुए हैं जो कि 10 से भी ज्यादा दिनों से भूखे हैं। तो अगर तुम अंदर के जानवर से बचकर बाहर निकल भी गए तो वो कुत्ते तुम्हें नोच कर खा लेंगे और तुम्हारा वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वैसे तुम्हें बचाने का एक प्लान है मेरे पास। जिस पे हरी कहता है कि पूछो पूछो, ये तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, कहीं ये भी तुम्हारे दोस्त बनने का नाटक न कर रही हो। भिखारी वासु से पूछता है तो वो कहती है, मैं कोई दूध की धुरी नहीं हूँ, मैंने भी पास्ट में एक पाप किया था जिसका अफसोस मुझे आज तक है, इसीलिए मैं कोई और गलत काम नहीं करना चाहती। तुम बताओ तुम्हें किस चीज का अफसोस है। तो भिखारी बताता है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी मुलाकात कनी नाम की एक लड़की के साथ हुई, वो भी अनाथ थी। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए, हम एक साथ बड़े हुए और फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। हमने यहाँ तक की शादी भी कर ली और एक बच्चे को जन्म भी दिया। मगर मेरी पत्नी कनी की मौत मेरे बेटे जैक के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही हो गई थी। तो मैंने तो उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे कल ज्यादा तकलीफ ना हो। मगर मेरा दिल ही जानता है कि अगर मैं जैक को सच्चाई बताए बिना मर गया कि मैं ही उसका बाप हूं तो मुझे कितना अफसोस होगा। ये सुनकर वासु थोड़ी इमोशनल हो जाती है और भिखारी को उसके बेटे से मिलवाने के लिए उसे एक प्लान बताती है कि देखो, मैं यहाँ से शैंडलियर गिरा दूंगी जिससे सभी का ध्यान उस पर आ जाएगा और सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और मैं चुपके से तुम्हें एक व्हील वाला बॉक्स में डालकर गराज तक लेकर जाऊंगी। वहां से तुम मेरे ग्रैंडपा के कार से फरार हो जाना। मगर शैंडलियर तो बाहर है और इस रूम के बाहर वसन भूत वाले कैरेक्टर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए पहले हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। इसके बाद वासु हाथ में क्रॉस लेकर वसन के सामने जाती है और प्रेयर करके उसको एक सफेद घेरे के अंदर कैद कर देती है। ये सब कुछ देखकर हरी मन ही मन बोल रहा होता है कि बताओ यार, मैं सच का भूत हूँ, मुझे इन प्रेयर और क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ा और ये वसन गधा जो भूत बनने की एक्टिंग में इतना घुस गया है कि एक सफेद घेरे के बाहर नहीं निकल पा रहा है, कैसा है यार ये। वहीं दूसरी ओर वरुण लॉयर से झमेला करता है कि अगर हमसे पहले अगर किसी ने उस भिखारी को मार डाला ना तो अच्छा नहीं होगा लॉयर। इससे लॉयर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो भिखारी अभी हमसे डरा हुआ है, इसलिए वो छिपा हुआ है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे सभी लोगों को लगे कि भिखारी बहुत ही भयंकर है और फिर वो भिखारी से डर कर खुद को दूर रखेंगे और जब वो खुद को दूर रखेंगे तो उस मौके का फायदा उठाकर हम भिखारी को मार डालेंगे। ये आइडिया वरुण को बहुत ही अच्छा लगता है, मगर आगे जो होने वाला था उससे वरुण अभी अनजान था दोस्तों। दूसरी ओर दिव्या अपनी जवान सौतन बेबी माँ से ये कहती है कि देखो, मेरा पति तो मुझे फूटी कौड़ी नहीं सुहाता और एक तुम हो जो हर वक्त उसे बेबी लव यू कहती फिरती हो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, चलो क्यों ना तुम उस नाजायज औलाद को मारकर 15% की मालकिन बन जाओ जिससे मेरे पति से तुम्हारा पीछा छूटे और मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। मगर बेबी माँ भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पति के पैसों के पीछे पड़ी हुई हूँ? आज तो कह दिया तुमने ये बात, लेकिन दोबारा मत कहना। मैं तुम्हारे पति से सच्चा प्यार करती हूँ, समझी। इससे दिव्या चुप हो जाती है। वहीं पर यहाँ एक और मंदाकिनी अपनी बेटी तारा के साथ होती है और पास में रखे जेवलिन को दिखाते हुए कहती है कि एक बार वो भिखारी हाथ लग गया ना तो इसी जेवलिन से उसको मार डालेंगे। मगर तभी वहां पर मंदाकिनी का छोटा बेटा कुबेर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग जेवलिन के बारे में क्या बातें कर रहे हो। मंदाकिनी कहती है कि अरे अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी बेटी को बता रही थी कि तुम्हारे मामा पहले जेवलिन प्रैक्टिस किया करते थे। इसके बाद तो कुबेर अपना बखान शुरू कर देता है कि अगर मैंने जेवलिन प्रैक्टिस छोड़ा नहीं होता तो आज तुम लोग नीरज चोपड़ा का नाम याद भी नहीं रखते, क्योंकि 25 साल पहले मैं इंडिया को गोल्ड जिता चुका होता। माँ बेटी वैसे ही बहुत टेंशन में होते हैं।
वो और अपना दिमाग नहीं चटवाना चाहते, इसलिए वहां से जाने लग जाते हैं। तो पीछे से कुबेर अपना जैवलिन फेंकता है और दोनों माँ बेटी साइड हो जाती है। फिर कुबेर को घूरने लगती है कि बेटे का क्या। वो कहता है कि डरो मत, मैं पागल थोड़ी हूँ कि तुम दोनों को मारूंगा, मेरा निशाना तो कोई और ही था। वो देखो, पर्दे के पीछे नाजायज औलाद छुपा हुआ है जिसे मैंने जैवलिन फेंक कर मार डाला। मगर जब पर्दा हटता है दोस्तों, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मंदाकिनी तो जोरों से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने से शैंडलर के गिरने पर किसी का ध्यान नहीं जाता और सभी मंदाकिनी के पास पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि मंदाकिनी के बेटे वरुण को कुबेर ने जैवलिन फेंक कर मार डाला। मंदाकिनी तो गुस्से में बस चुपचाप बैठी होती है और कुबेर उससे माफी मांगे जा रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई। और तभी बड़े भाई रुद्रा सभी का ध्यान इस बात पर लेकर जाते हैं कि वरुण की मौत शायद पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उसके सर पे चोट लगी है और बहुत सारा खून भी बह चुका है। जरूर ये काम हमारे पिता के नाजायज औलाद ने किया होगा। सबसे आखिरी में वहां पर लॉयर आता है और खूब नौटंकी करने लगता है कि बताओ बताओ, किसने हमारे वरुण को मार दिया। लगता है वो भिखारी बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें उससे बच के रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी जान की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, आपकी जान ज्यादा कीमती है। एक काम कीजिए, आप सभी अपने अपने घर चले जाइए, मैं सारा माजरा खत्म करके आप लोगों को बुला लूंगा। तब कुबेर कहता है कि मैं ये जैवलिन निकाल लेता हूँ, क्या पता मेरे लिए कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। इसीलिए वो मंदाकिनी के सामने ही उसके बेटे की लाश से जैवलिन निकालने की जद्दोजहद में जुट जाता है। जब जैवलिन नहीं निकलती तो वो वरुण के सीने पे पैर रखकर जैवलिन बाहर खींच लेता है और बाकी लोगों के साथ चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी मंदाकिनी उठकर खड़ी होती है और बाकी लोगों से कहती है कि जो भी मेरे बेटे के हत्यारे को मारेगा, मैं अपना शेयर उसे दे दूंगी। मंदाकिनी के हिस्से में 75 करोड़ आने वाले थे, इसलिए कोई भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता। सभी भिखारी के जान के दुश्मन बनकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। मगर पीछे से वासु साइड खिसक लेती है, क्योंकि उसने भिखारी से जो वादा किया था, मतलब उसे बाहर निकालने का, वो जो पूरा करना है इसको। मगर जब वो वापस जाकर बॉक्स खोलती है तो हैरान, क्योंकि किसी ने बॉक्स की अदला बदली कर दी थी। जिस बॉक्स में भिखारी था उसे तो छोटू लेकर चला गया। भिखारी जब बॉक्स से बाहर निकलता है तो उसका पैर मैट पे पड़ जाता है, जिसपे छोटू ने फेविकोल वगैरह चिपका के रखा हुआ था, जिसकी वजह से भिखारी का पैर मैट में चिपक जाता है। और इसके बाद छोटू लैंप से भिखारी को शॉक देने लगता है। तो दोस्तों, छोटू को भी पैसों का लालच आ गया था, क्योंकि वो उन पैसों से अपनी माँ के साथ एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता था, क्योंकि उसके डैड कुबेर तो बेबी माँ के चक्कर में फंसे हुए हैं और अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते। मगर तभी वहां पर छोटू की माँ दिव्या और बेबी माँ आ जाती है। दिव्या अपने बेटे के हाथ से लैंप को फेंकवाती है और कहती है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अभी भिखारी से डरी हुई है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा है कि वरुण को भिखारी ने मारा, और वो ये भी सोचती है कि कहीं मेरे बेटे को भी भिखारी ना मार दे। मगर वरुण को तो दोस्तों लॉयर ने मारा था, और इस बारे में अभी भिखारी को कुछ भी नहीं पता। पर मेट में चिपके होने की वजह से भिखारी उछक उछक के वहां से भागने की कोशिश करता है, और पीछे से बेबी माँ एक मिट्टी की मूर्ति फेंक कर मारती है भिखारी के सर पर, जिससे वो वहीं पर बैठ जाता है। अब बेबी माँ उसके ऊपर बैठकर उसको मारने लगती है। ये नजारा देखकर तो दिव्या शॉक में हो जाती है कि कुछ देर पहले तो बेबी माँ मेरे पति से सच्चा प्यार कर रही थी, और अब 75 करोड़ के लालच में वो किसी की जान लेने को भी तैयार हो गई। वाह! अब दिव्या जाती है दोस्तों पास ही में एक स्टैचू के हाथ से भाला निकालने के लिए, ताकि वो उस भाले से भिखारी को मार पाए। मगर वो भाला निकल ही नहीं रहा था, तो बेबी माँ कोशिश करने लग जाती है। जैसे वो भाला निकालने लगती है तो दिव्या पीछे हट जाती है और एक लात मारती है बेबी माँ के कमर पर, जिससे होता यह है कि वो भाला बेबी माँ के पेट में घुस जाता है और उसकी कहानी वहीं पे खत्म। इसके बाद बेबी माँ की मौत का इल्जाम भी दिव्या भिखारी के सर पे डाल देती है। इससे भिखारी बिल्कुल सरप्राइज कि कैसे लोग हैं यार। वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, तो राधा और उसका पति सुनील उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी दरमियान सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भिखारी राधा के दुपट्टे से लटका होता है। जहां दुपट्टा छूटा वो जाएगा सीधा सेकंड फ्लोर के नीचे। और इसी वक्त राधा और सुनील का बेटा वसन अब सोफी नाम की एक लड़की के कैरेक्टर में आ चुका है। जैसे भिखारी नीचे गिरता है जायंट फिश टैंक में, तो वसन भी कूद जाता है दोस्तों, और फिर जिस टैंक में सिर्फ एक फिश थी वहां पर अब ये दोनों मगरमच्छ बनकर लड़ने लग जाते हैं। खैर किसी तरह भिखारी टैंक से बाहर निकल जाता है। पानी की वजह से उसके पैर से चिपका हुआ मेट अब अलग हो चुका था, पर अब मौत बन के सामने खड़ा था वासु का भाई विक्रम। पर वासु अपने भाई के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है और भिखारी को लेकर वहां से भागती है गराज में। मगर वहां कार देखकर भिखारी थम सा जाता है और वासु से पूछता है कि तुमने क्या पाप किया था, बताया नहीं मुझे।
तो वासु और हरि का भूत भिखारी से कहते हैं कि अरे वो बात भाड़ में जाए, पहले अपनी जान बचाकर भागो। मगर किसी भी हाल में भिखारी उस कार में बैठने का नाम नहीं लेता। तब वासु रोते हुए एक रात का किस्सा बताती है कि मैं अपने भाई विक्रम के साथ एक रात ग्रैंडपा की ये कार लेकर बाहर चली गई थी और गलती से मैंने गाड़ी एक इंसान पे चढ़ा दी। तो स्टोरी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि उस रात वासु ने कार भिखारी की वाइफ कनी पे चढ़ाया था। तब भिखारी ने बहुत मिन्नतें की थी कि मेरी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर चलो। वासु उतरकर मदद भी करना चाहती थी, मगर विक्रम नहीं करना चाहता था मदद। कहता है कि ये लोग तो भिखारी हैं, इनकी गलती है कि फुटपाथ पे सो जाते हैं ये। और तभी इन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है दोस्तों। तो भिखारी और तेज गुहार लगाता है कि मेरा बेटा भी आपकी कार के नीचे आ गया, प्लीज उन्हें सही से निकाल लो। मगर विक्रम गाड़ी का कंट्रोल खो लेता है और वहां से तुरंत भाग जाता है, जिससे जैक की तो जान बच जाती है मगर कनी मर जाती है। और अब प्रेजेंट में भिखारी वासु से कहता है कि अगर उस दिन आपने मेरी मदद की होती ना तो मेरी वाइफ अपाहिज होकर ही सही मगर आज मेरे साथ जरूर होती जिंदा। ये सुनकर वासु को बहुत पछतावा होता है और वो रोती भी है। तभी बाकी के घर वाले भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में जो भी होता है वो उसी से भिखारी पे जानलेवा हमला करके उसकी जान लेने के लिए आ जाते हैं। इस दरमियान वहां पर काफी लोग जख्मी भी हो जाते हैं, पर हरि का भूत भिखारी को अपनी सांस बनाए रखने को कहता है, मगर उसे तो अपनी तरह भिखारी का भूत भी दिखने लग जाता है। तो वो उसके साथ जाकर बैठ जाता है। इधर दोस्तों ये लोग आपस में झमेला करते हैं कि मैंने भिखारी को मारा, मैंने भिखारी को मारा, मुझे इस 75 करोड़ मिलने चाहिए। तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट और डोरबेल बजती है, क्योंकि बोस बाबू के भाई यानी अंकल घर पर आ जाते हैं, क्योंकि आज उनके बेटे शिवम का बर्थडे था और डेथ डे भी। बोस बाबू के बच्चों ने ही शिवम को मारा था दोस्तों। बोस बाबू के बच्चे जल्दी से भिखारी की लाश को झाड़ी में छिपा देते हैं और अब सब नॉर्मल होने का नाटक करते हैं और अपने अंकल के साथ शिवम के बर्थडे का केक कट करते हैं। इसके बाद अंकल कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चों पे नजर रखना, इसलिए मैंने पूरे घर पे हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे, जिसमें तुम लोगों की सारी काली करतूतें रिकॉर्ड हो गई है। लॉयर, तुम इस फैमिली के पार्ट नहीं हो, इसलिए तुम जा सकते हो यहाँ से। ये कहकर अंकल एक पुराने बॉक्स खोलते हैं, लेकिन तब लॉयर ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में कहता है कि मुझसे मत उलझिएगा अंकल, मैं कानून के सारे दाव पे जानता हूँ। जब हम इतने सारे लोगों को मार सकते हैं तो आप जैसे बूढ़े को मारना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात होगी। ये सुनकर हंसते हुए अंकल जी आगे घूमते हैं और उनके हाथ में एक पुरानी राइफल होती है जो अभी अभी उन्होंने बॉक्स से निकाली थी। वो एक गोली चलाकर लॉयर की सारी बोलती बंद कर देते हैं, जिसके बाद तो सारे लोग अंकल से अपनी जान की भीख मांगते हैं। अंकल कहते हैं कि पागल हो क्या, मैं तुम लोगों को गोली मारकर इतनी आसानी से मौत थोड़ी दूंगा। ये देखो मेरे पास ये तुम्हारे डैड की बांसुरी है, जिससे वो अपने खूंखार डॉग्स को कंट्रोल किया करते थे। ये बांसुरी जिसके पास होगी उसी की बात मानते हैं डॉग, तो अब उनका शिकार बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मगर अंकल जी को नहीं पता था कि छोटू ने भिखारी की लाश को झाड़ी में देख लिया था और उस समय छोटू को ये लग रहा था कि भिखारी छुपा हुआ है झाड़ी में, तो उसने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए झाड़ी के पास पानी गिरा दिया था। जिससे होता यह है दोस्तों कि बिजली के झटके से भिखारी की बॉडी में उसकी जान वापस आ जाती है और अंकल जी मर जाते हैं। देखा किस तरह कनेक्शन हुआ यहाँ पर। मगर वैसे ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अंकल जी चाहते तो वो सही वक्त पर आकर पहले हरि की जान को रोक सकते थे और फिर भिखारी की। मगर उन्होंने अपने घर से सीसीटीवी में ये तमाशा देखना ज्यादा सही समझा, तो उन्हें उनके कर्मों का फल मिल गया है। अब दोबारा जिंदगी मिलने पे भिखारी इसका सही से यूज करना चाहता है। सबसे पहले तो बोस की बांसुरी से कुत्तों को बुलाकर बोस के बच्चों को मरवा देता है और फिर चला जाता है अपने बच्चे यानी जैक के पास और उसे सच्चाई बता देता है कि मैं ही तुम्हारा रियल डैड हूँ। इसके बाद भिखारी भीख मांगना छोड़कर एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करना चाहता है और अपने बेटे के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।